Hope you are able to see my screen, right? Yes, sir. Yes. तो हम एक सीक्वेंस में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली कोई टॉपिक वगैरह उठाते हैं। जैसे कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर या कुछ, वो तो चेंज नहीं है, मतलब सेम है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद जैसे हम एमएम में क्या देखते हैं, मास्टर डेटा। तो पहले हम मास्टर डेटा देखते हैं कि मास्टर डेटा में S4 आना में क्या चेंजेस है। वो तो 30 मतलब 30-40 मिनट्स तक हो जाएगा। उसके बाद में हम बिजनेस पार्टनर वगैरह एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में करते हैं, वेंडर के लिए अल्टरनेटिव है। तो फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट आर द चेंजेस इन मास्टर डेटा। मास्टर डेटा सोल्यूशन। ये दिख रहा है ना आपको स्प्रेडशीट मेरा? इट इज रीडेबल? Yes, Yes. sir. ओके। तो पहला चेंजेस है जैसे कि मटेरियल मास्टर। तो किसी को पता है कि हमारा मटेरियल लेंथ क्या रहता है, मतलब ईसीसी में हम जो मटेरियल मेंटेन करते हैं ना, उसका मैक्सिमम लेंथ कितना रहता है? 18. हाँ 18। 18 digit. हाँ 18 राइट। तो पहला चेंज उसमें है कि मटेरियल जो लेंथ है ना, S4 आना में हमारा इंक्रीज हुआ है अप टू 40 कैरेक्टर्स। आप ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? AC11 टी कोड में मैं गया, AC11 में मैंने मारा, टेबल डाला, आपको ये मिल रहा है कि 40 कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट मेजर चेंज इज मटेरियल नंबर लेंथ हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 40 कैरेक्टर्स इन S4 आना। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर बताना चाहूंगा कि दो इस एसएपी ने इंक्रीज किया है, लेकिन जो कोई भी क्लाइंट है, मुझे आज तक मतलब 4-5 क्लाइंट के साथ काम किया है स्कूल में, तो कोई भी क्लाइंट है 40 कैरेक्टर्स वाला अडॉप्ट नहीं करता है। क्या रीजन हो सकता है? टेक्स्ट साइज तो मैंने बढ़ा दिया है, लेट मी अगेन जूम इट। कि दो एसीपी ने दिए है ना प्रोविजन अपने को कि 18 से हम 40 कर सकते हैं, लेकिन कोई भी क्लाइंट है वो रिलक्टेंट है अडॉप्ट करने के लिए। कैन यू वाइल्ड गेसेस क्या रीजन रह सकता है? एक हम हैबिचुअल रहते हैं ना, मतलब कोई भी चेंज, मतलब एक चेंज मैनेजमेंट करके प्रोसेस है, मतलब कि कोई भी अगर अपने को चेंज करना है तो एक होता है, एक फैक्टर है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेजर मेजर फैक्टर है कि ये मटेरियल मास्टर हमारा हार्ट है सिस्टम का, है ना। जैसे कि ये सभी मॉडल्स वगैरह यूज करते हैं और अपने सिस्टम का हार्ट है मटेरियल मास्टर। तो बहुत से जो रिपोर्ट्स रहते हैं, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स या फिर अपने कस्टमाइज रिपोर्ट्स जो बोलते हैं क्लाइंट के हिसाब से, वो हमारे मटेरियल के नंबर के इसके बेसिस रहता है, वो बेसिस रहता है। इसलिए अगर उसमें अगर कुछ चेंज करेंगे तो अपने को सब जगह जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो साफ वहाँ पे सब लेवल पे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैसिव एफर्ट है। और जैसे कि हम कोई वेंडर्स है, अपने पुराने वेंडर है 10-10 20 साल से, वो भी एक यूज टू हो गए कि पर्टिकुलर मटेरियल से। तो ये जो रीजन है उसकी वजह से जो क्लाइंट है वो 18 कैरेक्टर्स ही प्रेफर करते हैं। मतलब ये एक ऐसे ऑप्शनल है, मतलब ऐसा मैंडेटरी चेंज नहीं है। ऐसे भी बोलता है अगर आप करना चाहते हैं तो आप 40 तक ले सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो करे, दे कैन कंटिन्यू विद द 18 लेंथ एज वेल। वो एक चेंज है। दूसरे बात, MM01 ये मटेरियल लेजर का है। तो ये मटेरियल लेजर अगर कहाँ देख सकते हैं, अगर मैं कोई व्यू ओपन करता हूँ 23
ये देखो, ये एमएल का टिक रहता है। एमएल, एमएल है ना, मटेरियल लेजर। जैसे मैंने कल बोला था कि टू गेट द वैल्यूएशन इन मोर एडिशनल करेंसी। अपने इंडिया का कैसा है, आईएनआर करेंसी है। अगर मोर देन वन करेंसी अपने को वैल्यूएशन चाहिए तो ये मटेरियल लेजर है। अभी ये मटेरियल लेजर का जो कंसेप्ट है, इट इज गिवन बाय एफआई। तो ईसीसी में ये कैसे है, ऑप्शनल है, लेकिन एस4 में ये चीज है, मैंडेटरी है। अभी हर टॉपिक या कुछ हर सेशन हम ये करेंगे ना, तो उसमें मैं बताते जाऊंगा ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल है। तो मैंडेटरी अगर है तो मतलब ये जरूरी है, इसको हम बाईपास नहीं कर सकते। अभी जो मटेरियल का लेन का एडॉप्शन है वो मैंने बोला दैट इज ऑप्शनल, लेकिन ये मटेरियल लेजर जो है मैंडेटरी है। तो उसके लिए जो सेटिंग रहता है, ये उसके टी कोड है, OMX1, OMX2, OMX3। अभी स्टार्टिंग में अगर मतलब आपको अगर इसका एक्सेस मिल गया तो आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं। तो नॉर्मली ये एरर्स इसमें आते ही है। कौन से एरर की, मटेरियल लेजर इज नॉट एक्टिव। तो उस केस में आप टी कोड चेक कर सकते हैं, OMX1। और इसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट में कौन करता है, एफआई वाले करते हैं। एफआई साइड से होता है मटेरियल लेजर, कंपनी कोड एक्टिवेशन, OMX1, X2। और नॉर्मली हम स्टैंड कॉपी कॉपी कर लेते हैं ना, 0001 या 1000 प्लान से प्लांट या कंपनी कोड, लेकिन कुछ कुछ रीजन से कुछ प्रॉब्लम है तो ये कॉपी नहीं होता है। तो इसके लिए ये होने के बाद अपने को टी कोड वेरीफाई करना है। और बाद में सब होने के बाद ये हमारे प्लान जो हमने बनाया रहेगा, उसके लिए अगर एक्टिवेट करने के लिए हम सीक्वेंस स्टार्ट वगैरह कराते हैं। एक कॉमन है, मतलब हर पहले के बैच में भी ये स्टूडेंट को आता था कि कोई उन्होंने प्लांट वगैरह बना दिया और उनको मटेरियल लेजर का है, तो उसमें हम एक चल कराते हैं। अगर आप क्यूरियस है या कुछ चाहे ये करना चाहते हैं तो आप सेम चीज आपने एमएम में की, आप इस सर्वर में भी कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट वन। तो सेकंड पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा मटेरियल नंबर ले, सेकंड पॉइंट है कि मटेरियल लेजर is mandatory in S/4HANA. Then in MM01 quota indicator is removed. अभी मास्टर डेटा में हम पहली बार क्या देख रहे हैं, मटेरियल मास्टर देख रहे हैं। मटेरियल मास्टर होने के बाद मतलब वेंडर मास्टर बड़ा टॉपिक है, वो बाद में देखेंगे। अब मटेरियल मास्टर होने के बाद हमारा सोर्स लिस्ट क्या है, इन्फो रिकॉर्ड क्या है, कोटा है, तो ये सब ऑल दीज आर मास्टर डेटा। तो हर इसमें क्या क्या चेंज है वो हमें देख रहे हैं। अभी कोटा एंड कोटा इंडिकेटर जो है, जैसा कि आप कोई मटेरियल के परचेजिंग व्यू में जाते हैं, ईसीसी में अभी मुझे ईसीसी का एक्सेस नहीं है। मुझे, मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ईसीसी का रहता तो मैं वो भी आपको कंपैरेटिवली दिखा देता। अभी इसी में आप कोई भी मटेरियल के परचेसिंग व्यू में अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पे कोटा अरेंजमेंट यूसेज फील्ड आपने देखा होगा, है ना। तो वो फील्ड एसएबी ने रिमूव किया है। मीन्स कोटा अरेंजमेंट इंडिकेटर हैज बीन रिमूव फ्रॉम द परचेसिंग व्यू ऑफ द मटेरियल मास्टर। उसका आगे करके एक एलेबोरेशन आएगा क्यों रिमूव किया है, वो एक पॉइंट है। नेक्स्ट, एडवांस प्लानिंग इन MM01 व्यू सपोर्ट द एडवांस लाइव कैचअप बेस्ड प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। Expiration date, require maximum shelf life and maturation has been added in plant data general storage व्यू। वैसे ही मटेरियल का अपना जनरल प्लांट डेटा स्टोरेज व्यू रहता है। इसको मेंटेन नहीं है। अगर हम ये करते हैं, if I try to create a new material। सर वो विंडो से देखते हैं ना, पर वैसे क्या है, जहाँ जहाँ पे आपने क्लिक किया था ना, वो साइड विंडो पे कॉन्फ़िगरेशन वाली, हाँ हाँ तो मुझे लगता है वहां से हम वो व्यू में जा सकते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर जोन ओपन नहीं रहेगा, दिखेगा नहीं, हाँ हाँ। पर हम देख सकते थे शायद। पर एनीवेज आप अगर नहीं ना, यहाँ पे बोल रहे हैं ना। हाँ MRP4 अगर सिलेक्ट करें तो अच्छा डिस्प्ले। नहीं ना, ये प्लान डेटा स्टोरेज व्यू है ना। अभी ये मटेरियल को मेंटेन नहीं है, इसलिए वो नहीं आया ना। ओके मतलब हाँ, उसलिए मैं बोल रहा हूँ। कौन सा प्लांट है मेरा, अरे MLP।
ये भी एक पंगे है, मतलब बार बार ये सर्वर प्रोवाइडर और ट्रेनर भी बोलता है कि स्टैंडर्ड में छेड़ो मत, लेकिन कोई लोग इन इग्नोरेंस में स्टैंडर्ड को ही छेड़ देते हैं। तो स्टैंडर्ड में कभी भी छेड़ना नहीं है। आपको अगर कुछ चेंजेस करने हो तो आप कॉपी कर लो। स्टैंडर्ड ही नहीं देख रहे, आरओएच कहाँ पे है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, वर्ट लेते हैं। इसमें ठीक परचेजिंग जो नहीं है क्या, इसको सपोर्ट। लोकेशन देखने के लिए वो X09 है। हमारे मेल पे में क्या है, CHA। हाँ देखो, ये है फील्ड्स जो है ना, मैक्सिमम स्टोरेज लाइफ, मैचुरेशन कहाँ पे है, मैचुरेशन टाइम। ये जो है ना, कुछ कुछ जो फील्ड्स है, सम ऑफ द फील्ड्स आर न्यूली एडेड इनटू दिस व्यू। एक्सपायरेशन डेट, रिक्वायर्ड मैक्सिमम शेल्फ लाइफ, मैचुरेशन हैज बीन एडेड इन। तो उसमें मैचुरेशन पीरियड है। तो मैचुरेशन पीरियड क्या है, उसका डेफिनेशन, द पीरियड रिक्वायर्ड बाय अ प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्शन बिफोर इट कैन बी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब मटेरियल बनने के बाद कब तक वो यूज कर सकते हैं, वो बोलते हैं उसको मैचुरेशन। यानी अगर हम कुछ जैसा एक फ्रूट फ्रूट में अगर ये करेंगे ना हम, कोई मतलब अगर आम है, आम कच्चा है ना, तो लेकिन वो जब तक पकता नहीं है या है, तो उसको हम मैचुरेशन बोलेंगे, वो पीरियड ऐसा। द पीरियड रिक्वायर्ड बाय प्रोडक्ट और आफ्टर प्रोडक्शन बिफोर इट कैन बी यूज बाय। तो ये जो कुछ कुछ चीजें है, अभी अनवांटेड चीजें है, कुछ कुछ चीजें हम एसएपी ने रिमूव भी किए हैं, जैसे कोटा अरेंजमेंट, लेकिन कुछ कुछ फील्ड नए ऐड भी किए हैं। Expiration date field in the plan data. In batch management, the shelf life expiration date or expiry date can be specified. New material type SCRV is available. अभी सर्विस के लिए कौन सा मटेरियल टाइप आप यूज करते हैं, किसी को पता है? सर्विस के लिए जैसा आपको नॉर्मली ये मटेरियल तो आपको पता है, ROH, फर्ड, APRT वगैरह वैसा। तो सर्विस के लिए मटेरियल, एनी मटेरियल टाइप। सर UNBW। नहीं नहीं, सर्विस के लिए वो तो नॉन स्टॉप नॉन वेल्डेड नॉन स्टॉप है वो। DIN डायन सर्विसेज, ये जो है ना। यस यस। हाँ, लेकिन ये हमारा ज्यादा MM में यूज नहीं होते, प्रैक्टिकली भी नहीं, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। आइडली SD वाले लोग यूज करते हैं। अगर कोई कस्टमर है, तो कस्टमर के लिए अगर अपने को कुछ सर्विस परफॉर्म करना है, तो हम उसमें उस केस में यूज करते हैं। MM साइड में हम ज्यादा ये यूज नहीं करते। आपने देखा होगा जो हम सर्विस मास्टर जो बनाते हैं ना, AC03 से सर्विस मास्टर बनाते हैं, या फिर फ्री टेक्स्ट वगैरह भी मेंटेन करते हैं, तो हम ये ज्यादा यूज में होता है। दो देर इज मटेरियल टाइप DIN, इट इज हार्डली यूज। तो ये हम ECC का जो है, ये यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्विस के लिए ज्यादा एडवांटेजेस के लिए और एसएपी में अपने को नया मटेरियल टाइप इंट्रोड्यूस किया है। कौन सा मटेरियल टाइप है वो, ACRV करके, स्पेशली सर्विस के लिए। और एक सर्टिफिकेशन में, मतलब कोई कोई लोग तो सर्टिफाइड है, लेकिन अभी
जिसमें ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि व्हाट आर द व्यूज सपोर्टेड फॉर सर्विस। तो सर्विस मटेरियल के लिए ओनली 4 व्यूज सपोर्टेड रहते हैं, बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, अकाउंटिंग एंड सेल्स। बाकी व्यूज इसको सपोर्टेड नहीं रहते। क्यों ये इंट्रोड्यूस किया है इसका बताता हूँ बाद में। न्यू मटेरियल टाइप इंट्रोड्यूस। मूविंग एवरेज प्राइस, दिक्कत है सिस्टम में, ठीक है। ये जो है मटेरियल मास्टर में अगर हम अकाउंटिंग में जाते हैं, परसों ज्वाइन किया है ना मैंने, मैसेज आज भी देखा व्हाट्सएप पे। तो ये मूविंग एवरेज जो है अकाउंटिंग वन में जो दिखता है ना, उसको सिर्फ रीनेम किया है उन्होंने। रीनेम क्या किया है, पर यूनिट प्राइस, पीरियोडिक यूनिट प्राइस। मूविंग एवरेज प्राइस हैज बीन रीनेम बाय पर यूनिट प्राइस इन हाना। माइग्रेशन चेक, ये जो कुछ चीजें ये तो टेक्निकल है, मतलब जब माइग्रेशन वगैरह होगा ECC टू S4 वगैरह सिस्टम कन्वर्जन में, उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ये मटेरियल नंबर का जो चेक है वो करना है। प्रोडक्ट टाइप ग्रुप, product type group in OMS2 we have new field can be used while creating the service and material based on the value of the product type. The screen will change their attribute। भी ज्यादातर ये आप देख रहे हैं नंबर रेंज का क्लैश है। OMS2 OMS2 टी को हमेशा याद में रखो। डायरेक्टली हम मटेरियल टाइप का एट्रीब्यूट्स वगैरह देखते हैं ना, इसमें नहीं है। कुछ इसका कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है सिस्टम में, आई विल चेक दैट। तो जैसे प्रोडक्ट टाइप ग्रुप है ना, यहाँ पे अगर कोई आप मटेरियल ये करते हैं यो में, हाँ तो मटेरियल क्लास स्टार्ट हुआ कि नहीं ये पूछा है, तो मैंने वही बताया कि स्टार्ट हो गया क्लास ऐसा है करके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप ग्रुप है, एक यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई विल चेक। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप ग्रुप रहता है, तो उससे हमको पता चलता है कि व्हाट वी आर प्रोक्योरिंग, वेदर वी आर परचेजिंग मटेरियल और सर्विस। अगर कोई हम मटेरियल लेते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली हमें मटेरियल, अगर वो सर्विस है तो सर्विस। अगर हम प्री टेक्स्ट बनाते विदाउट मटेरियल पे सिर्फ शॉर्ट टेक्स्ट वगैरह देते हैं, उस केस में अपने को ऑप्शन मिलता है कि हम क्या अपडेट करें। बीपी, बीपी तो एक मेजर टॉपिक है वेंडर मास्टर, वो तो हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। प्रोडक्ट टाइप ग्रुप, ये क्या है प्रोडक्ट टाइप ग्रुप? In the product type, you choose either to procure a material by entering a blank or service. The procurement process is different for materials and services. For example, you can only maintain the pills। मतलब आपको बेसिक डिफरेंस तो पता है गुड्स प्रोक्योरमेंट एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट में।
सर्विस के केस में हम सर्विस परफॉर्मर भी फील्ड मेंटेन कर सकते हैं, यानी द यूजर हु हैज एक्चुअली परफॉर्म दैट सर्विस. If you enter a material number in a PO item, the product type group is derived automatically from the material type. In this case, you no longer maintain the product type group in the PO manually. If you do enter, no, you can maintain the field manually. This is only supported for this item category standard and third party. हाँ, ये सर्विस का हम जिक्र कर रहे थे कि न्यू मटेरियल टाइप सर्विस. तो वो क्या, उसका बेनिफिट क्या है? अकाउंटिंग वो उसको प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम उसको ये कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में वो यूजफुल होगा एपीआई के साथ. वी कैन मेंटेन द वैल्यूएशन क्लास एंड जीएल कैन बी मैप फ्रॉम द ओबीआईसी. वी हैव नाउ द मटेरियल कोड रादर देन द सर्विस एंट्री. सो टैक्स कैलकुलेशन में हमारे आसानी होगी अगर मटेरियल कोड है. तो कंडीशन रिकॉर्ड भी हम मेंटेन कर सकते हैं. टैक्स कंडीशन कैन ऑल्सो बी मेंटेन फॉर दिस मटेरियल मैन्युअली. तो एमई टी कोड पता नहीं आपको, शायद पता है कि नहीं. अगर हम कोई परचेजिंग चीजें कंडीशन मेंटेन करना है अपने को, तो हम यहाँ पे एमई से वो मेंटेन करते हैं. परचेजिंग कंडीशन हम इससे मेंटेन करते हैं, और टैक्स कंडीशन हम करते हैं FE11 से करते हैं. उसके बाद में MPN. किसी ने सुना है व्हाट इज MPN? मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर. आपके एमए में भी वो नहीं गया होगा शायद. मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर. अगर हम कोई चीज वेंडर को देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वेंडर ABC को गया, लेकिन वो वेंडर भी जो ABC है, वो पर्टिकुलर वेंडर भी कुछ XYZ वेंडर से वो चीजें खरीदता है ना. OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर. तो पता करने के लिए हम MPN यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर. तो उस केस में अपने को कैसे ECC में वो पेरेंट मटेरियल पहले बनाना पड़ता है, और वो मटेरियल को लिंक करना पड़ता है. वो उसमें थोड़ा चेंज है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर. In ECC, there was no provision to create the MPN number directly. We need to do the code while creating the material master. In IS4, we can directly create the material number. It will concatenate the MPN number. In BP general, we have the vendor general. There is the field. तो हमारे अगर हम बाद में A होने के बाद BP देखेंगे, तो वहाँ पे अपने को एक फील्ड दिखेगा. In case of material redundancy, you can create the new material type for MPN and discontinue using the old material type from ECC or delete it. New material type 1 cannot be used for normal type. मतलब MPN अगर फंक्शनैलिटी है, तो आपको MPN पर्पस ट्रैकिंग के लिए आप ये कर सकते हैं, बाकी दूसरी चीज के लिए नहीं कर सकते. तो ये हो गए मटेरियल. तो ये हमारे मटेरियल मास्टर में क्या क्या चेंजेस है. हमने लेन देख लिया, कोटा अरेंजमेंट यूसेज फील्ड देख लिया. अकाउंटिंग 1 में हमारा अकाउंटिंग मटेरियल लेजर मैंडेटरी है. मूविंग एवरेज प्राइस रीनेम है पीरियड यूनिट प्राइस. नया मटेरियल टाइप ACR भी इंट्रोड्यूस हुआ है. तो ये हमारे सब मटेरियल मास्टर में चेंजेस है. मटेरियल मास्टर के बाद में हम देखते हैं इन्फो रिकॉर्ड. इन्फो रिकॉर्ड, व्हाट आर द चेंजेस इन इन्फो रिकॉर्ड? If we go to directly any of the info record, तो इन्फो रिकॉर्ड में ऑटो सोर्सिंग का चेक बॉक्स है, वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब जो ECC में नहीं है. ऑटो सोर्सिंग चेक बॉक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस इन परचेजिंग व्यू इन्फो रिकॉर्ड व्हाइल अप्लाइंग दिस इज कंसीडर. मतलब एक प्रायोरिटी. अगर हम कुछ हमारे पास 3 वेंडर है, 3 वेंडर्स में सिर्फ एक वेंडर को हमने टिक किया ऑटो सोर्सिंग, तो जब भी सोर्सिंग डिटर्मिनेशन वगैरह होगा या फिर MRP रन होगा, तो जिस वेंडर में ये ऑटो सोर्सिंग टिक है उसको प्रायोरिटी मिलेगी. एक इन्फो रिकॉर्ड में ये चेंजेस है. उसके अलावा इनको लोकेशंस.
किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय इनको लोकेशन, इनको टर्म्स? सर इनको टर्म्स तो होता है जो कंट्री द्वारा टैक्स लगाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अपनी टैक्स मतलब डिफाइन रखते हैं। हाँ, इंटरनेशनल शॉर्ट में उसको इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स बोलते हैं। अगर आप हाँ, जो में अगर आप डिलीवरी इन्वेस्ट आप में आपको मिलता है तो वो हाँ, ये देखो यहाँ पे है ना इनको टर्म्स, ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। यानी कोई चीज हम पर्टिकुलर वेंडर से अगर लेते हैं ना तो कुछ वो पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिलोंग करेगा, तो पर्टिकुलर रेंज तक ही वो मटेरियल देता है, लेकिन उसके लिमिट के बाहर, सीमा के बाहर अगर वो देना चाहेगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस अपने को लगता है। या फिर जैसे इम्पोर्ट के केस में है ना, इम्पोर्ट के केस में भी अपना मटेरियल आता है बाय एयरवे आता है, एयर या फिर सी से आता है, एयरपोर्ट या फिर कस्टम से आता है। तो वहां पे मतलब कोई चीज इम्पोर्ट करते हैं तो ये कस्टम पे आने के बाद ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एक वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को डिलीवर करे, या फिर अपना कुछ एजेंट रहेगा, फ्रेट एजेंट, वो जो अपने को मटेरियल क्लियर करके देगा। तो उसके रिलेटेड ये जो बोलते हैं इसको इनको टर्म्स बोलते हैं। तो अभी इसी से में अगर आप देखते हैं तो आपको सिर्फ यही मिलता है इनको टर्म्स, यानी एक्स वर्क्स पुणे, एक्स वर्क्स मुंबई, ऐसा कुछ। तो उतना दो ही चीज अपने को दिखता है, लेकिन इस फोन में अपने को ये वर्जन वगैरह है, वर्जन है, इनको लोकेशन यानी 1 2 वो है, ये अपने को इंट्रोड्यूस हुए इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। आप यहाँ पे दे सकते हैं पीओ में, अगर आप जाते हैं पीओ में डिलीवरी इनवॉइस का टैब जो है, यहाँ पे आपको ये मिलता है इनको टर्म्स, नहीं सॉरी, हाँ, ईसीसी में आपको डायरेक्टली ये टैब में ही मिलते हैं डिलीवरी इनवॉइस टैब में, लेकिन S1 में एक नया टैब भी आपको मिलेगा हेडर इनको टर्म्स। यहाँ पे देखो कॉस्ट एंड प्राइस, एक्स वर्क्स, कॉस्ट एंड प्राइस क्या वगैरह है। Basically, it denotes the relationship or ownership who will take particular material from which location. बस इनको रिकॉर्ड में ये चेंजेस है, ऑटो सोर्सिंग चेक बॉक्स है, और ये इनको लोकेशन 1 and 2 ऐड है, और इनको ओरिजिन। उसके बाद में आता है हमारा कोटा अरेंजमेंट, है ना। कोटा में हमने देख लिया कि द कोटा अरेंजमेंट, कोटा यूसेज फील्ड हैज बीन रिमूव फ्रॉम द परचेजिंग रूल। तो इफ टू वेंडर्स मेंटेन फॉर सिंगल मर्ज द फर्स्ट, तो कोटा का पर्पज आपको पता है ना कि हमारे पास 3 वेंडर्स है, ABC। तो हम कोई चाहते हैं कि हमारा ऑर्डर 50% ए वेंडर को जाए, 30% 30% हमारा ऑर्डर बी को जाए, 20% सी को जाए। तो ऐसा है, मतलब अलोकेशन एज पर अवर रिक्वायरमेंट वो अलोकेट होना चाहिए, तो उस पर्पज के लिए हम कोटा अरेंजमेंट यूज करते हैं, एमई Q1 Q2 वगैरह उससे। तो वो चीज तो पहले अपने तो कोटा मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन ईसीसी में वो करने के बाद अपना मटेरियल में भी डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे S4 में वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई मटेरियल का कोटा बना दिया है कोटा, तो बाय डिफॉल्ट इट विल गेट कंसिडर तो फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी आगे चल के अभी आप अपने को सोर्सिंग वगैरह आएगा कि सोर्सिंग लॉजिक कैसे होता है कि कौन से डेटा को प्रायोरिटी मिलता है। उस केस में अगर आप देखते हैं तो कोटा को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलते हैं। Even without a quota arrangement usage, if there is quota maintained for, it will get the first priority. उसके बाद में हमारा सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट में क्या है, अभी सोर्स लिस्ट का पर्पस क्या है ये तो पता रहेगा आपको, व्हाई वी आर मेंटेनिंग द सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सोर्स लिस्ट?
यानी if some particular material is there, we are procuring from different suppliers, we are maintaining in source list. Automatic determination of vendor according to quota arrangement, according to info record. You can do while creating PO using source determination. यहाँ पे मतलब मल्टीपल वेंडर से रख सकते हैं और वैलिडिटी पीरियड भी मेंशन कर सकते हैं कि अप्रैल महीने में हम ये वेंडर इससे खरीदेंगे, दूसरे पीरियड वैलिडिटी में दूसरे वेंडर से खरीदेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब विद इन सेम वैलिडिटी वी कैन प्रोक्योर फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजें फिक्स भी कर सकते हैं या ब्लॉक भी कर सकते हैं। या कुछ वेंडर का आपको इश्यू आता है, कुछ कटकटे है या फिर प्रॉब्लम ही देता है, ऑन टाइम पे डिलीवरी नहीं देता है, कुछ फॉल्टी मटेरियल बेचता है, तो हमको नया ऑर्डर उसको नहीं करता है, तो हम यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर वेंडर को नया पीओ अपने को अलाउ नहीं करेगा, या फिर किसी को प्रेफरेंस वगैरह देना है तो हम वहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एमआरपी रिलेवेंट है, देखो यहाँ पे है ना, मतलब अगर जैसे कि हम एमआरपी रन करते हैं तो हमको कैसे कि एमआरपी रन करते वक्त कोई मटेरियल का शेड्यूल लाइन वगैरह मेंटेन है तो उसका ऑटोमेटिकली डिलीवरी शेड्यूल लाइन्स मेंटेन होना चाहिए। तो वैसा रिक्वायरमेंट के लिए अपने को जरूरी है कि सोर्स लिस्ट हम मेंटेन करें। लेकिन अभी S4 सोर्स लिस्ट इज नो मोर मैंडेटरी इन S4, इट इज ऑप्शनल। तो ये सारे चीज है ना, विदाउट सोर्स लिस्ट भी हम कर सकते हैं, वो एक चेंज है। कैसे कर सकते हैं, जब हम एमआरपी सिनेरियो देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हम कैसे ऑटो जनरेट कर सकते हैं विदाउट सोर्स लिस्ट आल्सो। लेकिन कोई जो क्लाइंट है वो फिर भी यूज करते हैं सोर्स लिस्ट, कौन से चीज के लिए, ओनली थिंग इज फिक्स और ब्लॉक। इफ दे वांटेड टू ब्लॉक सम वेंडर्स दे आर यूजिंग दिस सोर्स लिस्ट इन S4 टू ब्लॉक पर्टिकुलर वेंडर्स। क्योंकि फिक्स वगैरह के लिए तो नहीं यूज करते, क्योंकि फिक्स के लिए अगर हमारा ऑटो सोर्सिंग है ना, इनको रिकॉर्ड में अगर हम ऑटो सोर्सिंग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर होगा। ये आता है हमारा सोर्स डिटर्मिनेशन, या इसको सिंप्लीफाइड सोर्सिंग भी बोलते हैं। यानी जब हम सोर्सिंग डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो व्हाट इज द डेटा विल गेट प्रायोरिटी। तो पहले केस में हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास सोर्स लिस्ट, देयर इज नो सोर्स लिस्ट, तो इन दिस केस the system will check if there is a quota maintained for the material, it will get the priority, and if there is no quota maintained then system will check whether any production version has been maintained। प्रोडक्शन वर्जन मतलब एमआरपी फॉर व्यू में रहता है, ये प्रोडक्शन वर्जन ओनली फॉर इन हाउस के लिए है ना। जैसे प्रोडक्शन वर्जन हम अपने को लिंक करता है हमारे बॉम और राउटिंग से। बॉम आपको पता है कोई चीज पेरेंट मटेरियल बनाने के लिए चाइल्ड मटेरियल कंपोनेंट क्या लगता है, एंड राउटिंग में हम डिफाइन करते हैं कि उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होना है, कौन से सीक्वेंस में जाएगा, दोनों हम लिंक करते हैं विद प्रोडक्शन वर्जन। एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर कोटा नहीं है तो सिस्टम चेक करता है उसको प्रोडक्शन वर्जन मेंटेन है या नहीं है। प्रोडक्शन वर्जन अगर नहीं है तो वो चेक करता है कि आउटलाइन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या शेड्यूल लाइन, और लास्ट में इनको रिकॉर्ड, ये विदाउट सोर्स लिस्ट। लेकिन अगर हमारे पास सोर्स लिस्ट वगैरह है, सोर्स लिस्ट वगैरह है तो सोर्स लिस्ट वो सेकंड में कॉल होता है, कोटा के बाद वो सोर्स लिस्ट चेक करता है, फिर प्रोडक्शन वर्जन, आउटलाइन एग्रीमेंट एंड इनको रिकॉर्ड। ये S4 का लॉजिक है। ECC में क्या होता है, कोटा, सोर्स लिस्ट, आउटलाइन एग्रीमेंट एंड इनको रिकॉर्ड। यानी कंपेयर अगर कर सकते हैं तो प्रोडक्शन वर्जन है, मतलब इन हाउस मटेरियल के लिए अगर आप प्रोडक्शन वर्जन नहीं मेंटेन किया है लेकिन आप एमआरपी रन करें तो आपका एमआरपी तो रन हो जाएगा, लेकिन बेसिकली आपको कुछ एक्सेप्शनल मैसेज वगैरह आएगी कि प्रोडक्शन वर्जन नॉट मेंटेन फॉर दैट। तो ये हमारे इन शॉर्ट में मास्टर डेटा में क्या चेंजेस है ये यहाँ पे कैप्चर हुआ है। ये मैं स्प्रेडशीट आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, इसमें कुछ डाउट है। इसके बाद में सिंप्लीफाइड सोर्सिंग। हाँ, तो लॉजिक कोई चीजें उन्होंने रिमूव की है ना, तो उसका जस्टिफिकेशन दिए हैं। MRP only select the purchasing info records
if a source list entry exists and that represents the supplier reference in the info record. S/4HANA लॉजिक, ए बिजनेस लॉजिक यानी हमारा ECC का R3 का लॉजिक क्या है? Purchasing info records are the source of supply in their own right. MRP select the purchasing info record if the relevant is set. It is not required. मतलब ये जो मैंने बताया ना वो वही यहाँ पे दिया है उन्होंने कि if we are maintaining the info record with the auto sourcing, then in that case it is unique. उससे ही अपने को पता चलेगा कि it is unique source. MRP uses source list to determine the vendor's contract or delivery schedule. Source lists are not considered in ANA edition. Later releases source list can be used to provide the additional information for sources supply. For example, the source list may be used to block a source of supply or MRP. It only for a limit. Alternatively, quota arrangement can be used as a workaround. Optionally, the source list can be used to temporarily block a source of supply or MRP enable it only for a limited period of time. MRP only considers quota arrangement if the material master attributes has been set. अभी ये मार्सी टेबल है अपना, मार्सी टेबल जो है उसमें अपना क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है? प्लांट रिलेटेड, कोई मटेरियल कौन से इस पे स्टोर्ड है उसके लिए अपना मार्सी टेबल है. मार्सी में ये जो फील्ड्स है यूजर यूजफुल. यूजफुल है ना, इसको कोटा अरेंजमेंट यही है. इसका कुछ रीजन था, मतलब जब इसका एक परफॉर्मेंस इशू था वो यहाँ पे दिया है. मार्सी वाज अ परफॉर्मेंस मेजर विथ विच यू कुड स्विच ऑफ द कोटा अरेंजमेंट EMR टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. यानी ये इशू एसएपी ने ऑब्जर्व किया था कि कोई कोई केस में इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आता था. तो हमारे पास अगर थाउजेंड्स या थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल्स है तो उनके सर्टन केसेस वी आर गेटिंग दिस परफॉर्मेंस बेटर. सो दैट्स व्हाई SAP has switched off this indicator from the purchasing rule. यहाँ पे दिया MRP in HANA does not suffer much from considering the quota arrangement. तो वो स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो दिया है. उसके बाद में एक एग्जांपल दिया है कि ऑटो सोर्सिंग. ऑटो सोर्सिंग आपने देखा ना कि ऑटो सोर्सिंग अगर हमने देखा है कि ऑटो सोर्सिंग वाले वेंडर को प्रायोरिटी मिलता है सिस्टम में, है ना. और अगर हमारे पास मान लो कि दो वेंडर्स है A एंड B, है ना, दोनों को प्राइस भी सेम है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा? A एंड B both vendors are there, the price is also same. Then while doing the source determination, which will get the priority? Any guess? Delivery time. Delivery time, tolerances, conditions. नहीं, From previous transactions. Sorry? From previous PO. हाँ हाँ वैसा नहीं है. हाँ मतलब है वो, मतलब इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पे ओल्डेस्ट वेंडर को प्रेफर करता है सिस्टम, जो सिस्टम में बना रहेगा. व्हाट इफ द टू इन्फो रेकॉर्ड्स फॉर द सेम मटेरियल आर मार्क्ड एज व्हिच वन सिस्टम विल चेक. तो इस केस में अगर दोनों सेम है तो जो वेंडर पहले बना है सिस्टम उसको प्रायोरिटी वगैरह मिलता है. या स्टिकिंग विद द ओल्डर वेंडर. फिर नेक्स्ट में ये हमारा ये दिया है सोर्सलेस इन्फो रिकॉर्ड, ये कॉम्बिनेशन वगैरह दिया है. सभी केस में हमने आश्यूम किया है कि हमारे पास सोर्सलेस नहीं है. ऑटो सोर्सिंग के अलावा हमारे ECC में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये जनरल डेटा में जाते हैं तो ये ठीक है, आपको ECC में भी दिखता है रेगुलर सप्लाई. क्या रह सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेगुलर सप्लाई टिक?
यानी विदाउट सोर्स लिस्ट अगर आप ये कर सकते हैं, विदाउट सोर्स लिस्ट अगर आपको कंट्रोल करना है, कोई वेंडर को फिक्स करना है, प्रायोरिटी देना है, तो आप इन्फो रिकॉर्ड में रेगुलर सप्लाई टिक करते हैं। लेकिन ये टिक करने के बाद अगर आप अभी यहाँ पे सप्लायर आपको 001 दिख रहा है ना, तो ये वेंडर को ही आप पीओ बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये मटेरियल के लिए अगर आपने दूसरा वेंडर पीओ में यूज किया है, तो आपको कैसे एरर मैसेज आएगा कि यह सिलेक्टेड द रेगुलर सप्लाई इन द इन्फो रिकॉर्ड। तो वो अगर आपको करना है तो आपको यही वेंडर पीओ में एक करना पड़ेगा, या फिर आपको इन्फो रिकॉर्ड में हटाना पड़ेगा। तो अभी जो एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की है, तो कॉम्बिनेशन दिया है कि सम वेंडर्स आर दिए, कुछ वेंडर में हमने रेगुलर सप्लाई टिक किया है और इन्फो रिकॉर्ड में, और कुछ दूसरे इन्फो रिकॉर्ड में हमने ऑटो सोर्सिंग चेक किया टिक किया है। तो सिस्टम किसको प्रायोरिटी देगा सोल्व डिटर्मिनेशन जब होगा, तो दिया है। तो पहले केस में है कि इन्फो रिकॉर्ड हमने रेगुलर वेंडर टिक किया है और ऑटो सोर्सिंग भी टिक किया है। इस केस में जो वेंडर की इन्फो रिकॉर्ड में ऑटो सोर्सिंग टिक है उसको प्रायोरिटी मिलता है। सेकंड वाले केस में रेगुलर वेंडर ठीक है लेकिन ऑटो सोर्सिंग नहीं है, उस केस में रेगुलर सप्लायर का ये मिलेगा। और थर्ड केस में सिर्फ ये दो वेंडर से ए एंड बी, लेकिन ओनली बी वेंडर जो है, बी वेंडर की इनपुट रिकॉर्ड में ऑटो सोर्सिंग ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं कि कोई भी इनपुट मटेरियल, कोई भी वेंडर की इनपुट रिकॉर्ड में जिसके केस में ऑटो सोर्सिंग वाला चेक है, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगा, तो वो राइट कर देगा वो रेगुलर सप्लाई। ये लॉजिक है, इसको सिंप्लीफाइड सोर्सिंग बोलते हैं। और ये हमारा, ये मेरा सिंपल लॉजिस्टिक्स है। मेरे पास बेसिकली ये पीडीएफ बुक्स है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज या कल। या ये फिर मेरा डेक है, ये तो मैं सेकंड लास्ट डे ही आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि सब वो खत्म होने, अभी भेजने में कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अभी जो कुछ चीजें थी अपने ना सर्विस मटेरियल टाइप, तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ना समराइज चेंजेस है जो रही इसके अंदर में, और आपको एलेबोरेट कैसे होगा ना, मटेरियल का लेंथ है, कोटा अरेंजमेंट का यूसेज है, हो तो ये दिए जो ओनली 4 वे सपोर्टेड है, बेसिक डेटा, परचेजिंग, अकाउंटिंग एंड सेल्स। और जो सर्विस के लिए जो चीजें मैटर नहीं करते था, इन मटेरियल है या इन रिलेवेंट है, वो उन्होंने रिमूव किए। जैसे कि आपने देखा है कि सेल्स व्यू तो सपोर्टेड है, लेकिन बेसिक डाटा में भी अगर आप देखेंगे ना, ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चर नंबर वगैरह ये रिमूव किए, क्योंकि वो मटेरियल के लिए है ना। जैसे आप रिटेल इंडस्ट्री हम ना, डी मार्ट या वॉलमार्ट या रिलायंस वगैरह ना, उसमें कैसे कि आर्टिकल मास्टर वगैरह रहता है, मटेरियल की जगह हम उसको आर्टिकल मास्टर बोलते हैं। तो इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड वगैरह वो सर्विस के लिए रिलेवेंट है, वो रिमूव किए। उसके अलावा ये सेल्फ जनरल प्लान में ये दूसरे दूसरे चीजें हैं, अवेलेबिलिटी चेक, पैकेजिंग मटेरियल डेटा, ये रिमूव किए हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू व्यू में मटेरियल स्टैटिस्टिक्स ग्रुप रिमूव हुए हैं। परचेसिंग में हमारा क्या क्या रिमूव हुआ है, या टैब्स वगैरह नहीं दिए हैं, कोटा अरेंजमेंट नहीं है, जस्ट इन टाइम डिलीवरी शेड्यूल वगैरह वो रिमूव है, सोशलिस्ट इंडिकेटर रिमूव है ये व्यू से। अकाउंटिंग वन में ये फील्ड रिमूव हुआ है। सर्विस ये प्रोडक्ट टाइप ग्रुप है। ये आपको दिखता है, यहाँ पे सिस्टम पे कुछ है दिक्कत है, मैं टाइम मिल के चेक करूंगा प्रोडक्ट टाइप ग्रुप का। मटेरियल डेटा जो टैब है ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पीओ में एक मटेरियल का टैब है, यहाँ पे ये वो दिखता है अपने को प्रोडक्ट टाइप ग्रुप मटेरियल डेटा पे। अगर मटेरियल है, मटेरियल लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो मटेरियल का अपने अपने को शो करता है। अगर वो सर्विस है तो अपने को टू ये कर सकते हैं हम, यहाँ पे दिखता है। हाँ,
Any doubts on this one? ठीक है, तो ये मास्टर डेटा में चेंजेस हुए। अभी हमारा क्या बचा है ना, वेंडर मास्टर है। वेंडर मास्टर तो इतना शॉर्ट में नहीं है, वो डिटेल में हम देखने वाले हैं। अब बिजनेस पार्टनर, a business partner is always created when a customer or supplier is created. अभी इसको फिर यानी वेंडर वगैरह अगर सेम है, लेकिन उसको हम इसका बोलते यहाँ पे बीपी बोलते हैं उसको। S4 में बीपी सप्लायर, बीपी कस्टमर। तो जब भी हम कोई वेंडर या कस्टमर बनाते हैं S4 में, इट विल बी नोन एज अ बीपी, बिजनेस पार्टनर। और बिजनेस पार्टनर कैन नॉट ऑलवेज बी वेंडर और कस्टमर, इट कैन बी अवर इंटरनल एम्प्लॉय एज वेल। अगर हमारा इंटरनल एम्प्लॉय है, उसको भी हम एज अ बिजनेस पार्टनर ट्रीट कर सकते हैं। आगे चल के कुछ हमारा सिनेरियो आएगा, जैसे फ्लेक्सिबल वर्क फ्लो है, अल्टरनेटिव फॉर रिलीज स्ट्रेटेजी, सेल्फ सर्विस प्रोक्योरमेंट, उस केस में हमको एम्प्लॉय एज अ बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना पड़ता है। तो ये क्या है, क्यों है, वो देखते हैं कि partially the data of the business partner and customer table are redundant. For instance, name and address is routed. हाँ, तो जैसे कल कल कोई पूछ रहा था ना कि कोई टी कोड्स वगैरह सेम वगैरह है क्या, तो जैसे वेंडर के लिए हमने टी कोड चलाते हैं ना यहाँ पे, तो वो सारे हम अपने ऑब्सोलेट हुए। देखो, कोई आप एक्स के 01 एक्स के 03 अगर करते हैं, एम के 03 एम के 03 करते हैं, तो ये सारे जो टी कोड्स है ना हमारे ऑब्सोलेट हुए, S4 में वो नहीं चलते। तो ये मैंडेटरी चेंज है। ये हमको रिडायरेक्ट करके लेके जाएगा। तो ऑल दो टी कोड्स है ना हमारे वेंडर कस्टमर के, तो ऑब्सोलेट हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन है ना, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट टी कोड इसी में यूज करते हैं। बनाने के लिए एक्स के 01 और सेंट्रली, चेंज करने के लिए 02, डिस्प्ले के लिए 03, चेंज लॉग देखने के लिए एक्स के 04। लेकिन कभी कभी फाइनेंस वाले बंदे भी वेंडर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो एफ के 01 वगैरह वो भी यूज करते हैं, एफ के 01। तो ये जो हमारे जो टी कोड्स है ना, इस फोन में रिमूव हुए। The following transactions are no longer available, और या फिर इट विल रिडायरेक्ट अस टू बीपी। तो कौन कौन से टी कोड्स है S4 में नहीं चलते हैं? एफ के 01 03, MAP1 MAP2 कॉन्टैक्ट पर्सन, MK 01 V03 ऑल दिस टी कोड्स आर ऑब्सोलेट। वेंडर के लिए एक्स के वाले जो है अपने वेंडर के लिए, वैसे ही कस्टमर रिलेटेड है। XD01 कस्टमर, create customer, change display, contact person, block, all those टी कोड्स आर ऑब्सोलेट। तो कि सिंप्लीफिकेशन किया है ना, ओवरऑल एम आप S4 आना का देखोगे तो SAP ने क्या बताया है कि कोई भी चीज अगर एक सिंप्लीफाइड मैनर में अगर किया जाए या फिर तो वो अच्छा बेटर है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज करना है S4 में, आपको वेंडर बनाना है, कस्टमर बनाना है, चेंज करना है, ब्लॉक लगाना है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली एक ही टी कोड है हमारा, वो टी कोड है इसका बीपी। बीपी यानी बिजनेस पार्टनर। अभी जो जैसा हम सोर्सिंग का लॉजिक का बोल रहे थे ना कि ये चीज हमारे लिए तो नया है, लेकिन एसएपी के लिए नया नहीं है। जो जो सोर्सिंग का लॉजिक जो है प्रोडक्शन वर्जन, तो ऑलरेडी एपीओ सिस्टम में वो लॉजिक है। तो वो लॉजिक उन्होंने यहाँ पे S4 में भी लेकर आए। तो ये जो बीपी का लॉजिक है, ये भी पहले कैसे एक सीआरएम करके किसी ने सुना होगा, जैसा हमारे एमएम के लिए एसआरएम है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वैसे ही बीपी के लिए सॉरी कस्टमर के लिए एडवांस है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सीआरएम में ऑलरेडी बीपी का कंसेप्ट है। तो एसएपी के लिए तो नया नया नहीं, लेकिन ईसीसी के लिए अपने को नया है। तो बीपी का कंसेप्ट वो हमारे S4 में भी लेकर आए, क्योंकि सेम चीज अगर अभी एक सिंगल टी कोड है, वो अपने को रेफर करना है बनाने के लिए, चेंज करने के लिए।
ये बाकी बाकी अदर अदर टी कोड्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है। एक एक मेजर चेंज है, वो हम देखते हैं अभी यहाँ। So we'll take 5 minutes break, then we'll continue.
विल कंटिन्यू। अभी जो एक मेजर चेंज हम देख रहे जिक्र कर रहे हैं कि एक मेजर चेंज है बिजनेस पार्टनर में, तो उस केस में एक एक पार्ट थोड़ा कॉमन है, जैसा कि हम वेंडर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, हम वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाते हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे अपने को वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना पड़ता है। और समझेगा जब हम करेंगे, तो वो वेंडर अकाउंट ग्रुप है। उसके अलावा एडिशनल हमारा बीपी का काम यहाँ पे बढ़ जाता है, हम वो लिंकेज करते हैं, तो मैं बताऊंगा। तो व्हाट इज द मेनू पाथ जनरली वी यूज टू क्रिएट द वेंडर अकाउंट ग्रुप? वेंडर ये बनाने के लिए हम कौन सा मेनू पाथ यूज करते हैं? लॉजिस्टिक जनरल, बिजनेस। दिस वन, राइट? तो ये हम पे करते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा है तो हम ये पाथ फॉलो नहीं करते, ये भी कर सकते हैं। तो ज्यादा हम दूसरा जो पाथ रेगुलर फॉलो करते हैं वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप उससे भी कर सकते हैं, ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं, हम भी लोग ये प्रेफर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट पेएबल्स, वेंडर अकाउंट्स। ऑन साइट पे सर फाइनेंशियल एक्सेस रहता है। ऑन साइट पे जब हम काम करते तो फाइनेंशियल व्यू का एक्सेस रहता है क्या मतलब? कंसल्टेंट को रहता है, मतलब हाँ हाँ, हम केस में वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर नहीं रहा तो अपने को लॉजिस्टिक जनरल वाला ये करना पड़ेगा। ओके ओके। हाँ, कुछ केस में जैसे कि एफआई के अंडर में है ना, तो कुछ एक्सेप्शनल केस में ज्यादा एफआई के लोग भी ये कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एमएम का ही काम है जो हमारे दो हम को एफआई के अंडर में दिखता है, लेकिन हम एमएम वाले लोग ही ये करते हैं। अगर आपका एक्सेस है तो आप ये कर सकते हैं, अगर एक्सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप लॉजिस्टिक वाला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्रिएट अकाउंट ग्रुप, डिपेंड अकाउंट ग्रुप इज सिमिलर। तो स्टैंडर्ड अकाउंट ग्रुप कौन सा यूज करते हैं हम इसी में? व्हाट इज द LIF क्या रेडी? तो ये स्टैंडर्ड है हमारा, तो ये हम रेफर करके नया बनाते हैं, वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे KRED में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे न्यू एंट्रीज करता हूँ। सॉरी, न्यू एंट्रीज नहीं है, विथ रेफरेंस में ही ये करते हैं। कॉपी एज, इसको मैं नाम दूंगा कुछ भी, KR। It will ask me the transport request. I will create a new transport request. ये तो हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अब आइडियली जब प्रोजेक्ट में जाते हैं ना, तो एक नॉमेनक्लेचर अपने को फॉलो करना पड़ता है। ये सेंसिटिव टॉपिक रहता है ना, बहुत से बार क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मेसअप होने के बाद सिस्टम में इश्यूज आते हैं। एवरी क्लाइंट विल रिगोरसली मॉनिटर दिस एक्टिविटी एज पर नॉमेनक्लेचर वी नीड टू फॉलो। ये तो हमारा टेस्ट सिस्टम है, एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी नया अकाउंट ग्रुप बनाने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटीज वी आर सपोज टू डू?
अकाउंट ग्रुप बनाने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसी में भी करते हैं, तो क्या करते हैं, हमने नया अकाउंट ग्रुप बना दिया, उसके बाद में क्या आएगा, फील्ड स्टेटस। हाँ फील्ड स्टेटस अगर करना है तो कर सकते हैं। नंबर असाइन नहीं किया। हाँ हाँ राइट, नंबर असाइन, तो पार्टनर रोल भी असाइन करते हैं। वो तो बाद में आएगा। हाँ हाँ कर सकते हैं, बनाने के बाद ये भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली अभी ये पार्ट में है ना, तो ये पार्ट में मतलब नंबर अकाउंट ग्रुप बनाने के बाद नंबर रेंज बनाते, वो चीज भी आएगा, वो भी कर सकते हैं। बट आइडियली वी आर कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी एंड देन मूविंग टॉवर्ड्स नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पे नंबर रेंज इंटरवल, यहाँ पे फिर बहुत सी दिक्कतें आती है, क्योंकि AI जैसे एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है ना, एवरीबॉडी वांटेड टू ट्राई दिस एक्टिविटी, तो ये नंबर रेंज नया बनाने का ही दिक्कत रहता है, क्योंकि आप कोई भी नया नंबर रेंज अगर देते हैं ना, तो मेक श्योर इट डजंट फॉल इन एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग इंटरवल, तो कोई भी एग्जिस्टिंग इंटरवल में वो फॉल नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। देखते हैं, विल ट्राई any interval what we can use। इंटरवल रहेगा, नंबर रेंज रहेगा, वो भी आप दोबारा ये नहीं कर सकते। अभी बचा क्या है, सब तो लिए है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स ही रहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, x1 y1 वगैरह ले लिए है किसी ने, y2 वगैरह नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो y2 हम ले सकते हैं, और ये 8 वाला सीरीज है। इसको मैं जानबूझ के एक्सटर्नल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ समझेगा आपको जब हम बीपी बनाएंगे सब सेटअप होने के बाद। देखते हैं यहाँ पे, ये बड़ा एक सरदर्द है नया नंबर रेंज बनाने का। ऑलरेडी फॉलो हो रहा है, कवर हो रहा है। Y2 किया है ना, तो आपको ऐसा पॉपअप आना चाहिए, एक नया विंडो आना चाहिए। ये अगर आता है तो आपका नया विंडो एक्सेप्टेड हुआ है, अगर अदरवाइज आपको नीचे एक मैसेज आएगा, एंटर इंटरवल्स विदाउट ओवरलैप। अभी ये हमने अभी जो अकाउंट ग्रुप बनाया है उसको असाइन कर देते हैं, असाइन नंबर रेंजेस।
ZKR3 we have created. Number range we can give Y2. ये अभी जो हमने जो एक्टिविटी अभी तक किया है ना, ये ईसीसी का ही है। मतलब ईसीसी में जो कर रहे हैं वो यहाँ पे भी अपने को करना जरूरी है। इसके अलावा फिर पार्टनर रोल है, पार्टनर डिटर्मिनेशन है, वो भी आप कर सकते हैं। अभी ये जैसा कि S4 में अपना बीपी का कंसेप्ट है, बीपी का टॉपिक है, हर चीज अपने को बीपी लेवल पे कंट्रोल करना है। एक सेकंड, मैं कल में अटेंडेंस कैप्चर करना भूल गया था, फोटो ले लेता हूँ मैं। बीपी का एक्टिविटी है, इसलिए बीपी का जो एडिशनल सेटअप हमारा बढ़ता है। प्रवीण नाले इतनी बार क्यों दिख रहा है मुझे पता कुछ ये इसमें बहुत सारे गेस्ट यूजर है सर, अच्छा। हाँ और रिपीटेड ही देखेंगे इसे। हाँ अच्छा। मैं 2-3 महीने से अभी स्काइप यूज कर रहा हूँ। पहले मैं गूगल मीट यूज करता था, लेकिन कुछ लोगों ने ये किया, इसलिए मैं आज स्विच। अदरवाइज आई विल प्रेफर दैट गूगल मीट। ठीक है, हो गया। अभी एडिशनल हमारा बीपी का चीज इसमें बढ़ता है, तो बीपी के लिए अपने को कहाँ पे जाना है? लॉजिस्टिक जनरल में जाना है। सॉरी, नॉट लॉजिस्टिक जनरल, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, SAP बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग्स, नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग। हाँ, तो ये ECC मतलब जो हम वेंडर अकाउंट ग्रुप जो बोलते हैं, तो इसके लिए अपने को एक इक्विवेलेंट बीपी ग्रुपिंग बनाना पड़ता है, वो लिंक रहता है। जैसा वेंडर के लिए वेंडर अकाउंट ग्रुप रहता है, वैसे बीपी के लिए अपना बीपी ग्रुपिंग रहता है। तो अपने को सेम चीज वेंडर के लिए क्या, वो यहाँ पे भी अपने को बीपी ग्रुप बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट विल डिफाइन द नंबर रेंज फॉर बीपी। मतलब जब हम बीपी बनाएंगे ना, वो कौन से सीरीज में होना चाहिए, तो ये अभी बीपी के लिए नंबर रेंज कर रहे हैं। तो ये आपको समझेगा, थोड़ा भी डाउट लग रहा होगा कि क्यों बीपी का नंबर रेंज क्यों कर रहे हैं, अभी वेंडर का है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बनाएंगे, एक साइकिल करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा इंटरवल्स। ये बीपी का नंबर रेंज है। अभी पहले जो किया वो वेंडर का है, वो अलग है, और ये अलग है। Here also you have to see what is available with us. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अपने को Y2 ही बनाना है, आप दूसरा इंटरवल भी ले सकते हैं, लेकिन एक सिंप्लीफिकेशन, बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं वही यूज कर रहा हूँ। इंसर्ट लाइन बस के ऊपर चला गया होगा। अभी जो है ना, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे आपके, लेकिन होल्ड करो अभी, या फिर पूछना है तो पूछ सकते हैं कि इसका यही नंबर रेंज क्यों है, हम दूसरा ले नहीं सकते क्या, या ये एक्सटर्नल वगैरह बताऊंगा मैं। Thank God it accepted, otherwise we'll keep getting it. ये हमने बीपी के लिए नंबर रेंज बना दिया।
उसके बाद में अभी ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा। तो वेंडर अकाउंट ग्रुप आपने किया ना, तो वो तो हम कॉपी करके लेते हैं, लेकिन अभी बीपी ग्रुपिंग के लिए अगर कोई आप विदाउट रेफरेंस भी लेते हैं, न्यू एंट्रीज करते हैं, तो वो भी चलता है। तो यहाँ पे मैं विदाउट रेफरेंस कर रहा हूँ, न्यू एंट्रीज कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको लिए क्या कर रहा हूँ, ZKR3 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ZKR3। स्लो है। लेकिन अभी ठीक चल रहा है, वही ये है। कभी कभी क्या होता है मतलब सभी बैचेस का एक्सपीरियंस है, बीपी करते वक्त कुछ इश्यूज आते हैं, सिस्टम में टाइम आउट हो जाता है, दिक्कतें आती है, लेकिन ये चल रहा है एवरी टाइम है ना। तो भी सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना पड़ता है, तो 1 या 2 दिन ले लेता है वो। अभी हाँ, इससे हो गया। ये अभी हमने क्या किया, बीपी ग्रुपिंग किया, लेकिन अभी ये हमने जो पहले वेंडर अकाउंट ग्रुप जो बनाया ना, उसके उससे वो लिंक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, अपने को सेम ये करना है, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट बिजनेस पार्टनर। ये जो सारा चीज है ना, ये डॉक्यूमेंट में मैंने कैप्चर किया है, क्योंकि हमने पहले ESD के लिए भी किया था। मतलब जैसा हम वो चीज वेंडर के लिए करते हैं ना, तो सेम चीज आप कस्टमर के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए इन दिस डॉक्यूमेंट यू विल सी बोथ द वेंडर एंड कस्टमर, so you can ignore what is there for customer and focus on the vendor। अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं एक्सेस करूंगा, मेनू बार में जाऊंगा, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड इन दिस डॉक्यूमेंट विच आई विल शेयर विथ यू। ग्रुपिंग वगैरह बनने के बाद यहाँ पे सेम नोड है अपना, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, settings for vendor integration, एक शुरुआत में आपको थोड़ी ये आएंगी कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन नहीं, 1-2 बार आप करोगे तो आपको थ्रू हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है जाना। असाइनमेंट असाइन की डिफाइन नंबर फॉर डायरेक्शन टू वेंडर। यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप कौन सा बनाया और बीपी ग्रुपिंग कौन सा बनाया, वो हम यहाँ पे लिंक करते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे बीपी ग्रुपिंग है, तो हमने दोनों सेम रखा है ना, उसका कोड जो रखा है। ऐसा जरूरी नहीं आप एक इसका आप KRED रख ZKR1 रख सकते हैं, वेंडर अकाउंट ग्रुप का ZKR9 भी रख सकते हैं। मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने वो दोनों चीजें सेम रखा है। यहाँ पे ZKR3, यहाँ पे एक सेक्शन जो है ये वेंडर अकाउंट ग्रुप है, ये जो पहला जो कॉलम है बीपी ग्रुपिंग है। यहाँ पे अभी मुझे सेम नंबर्स इंटरवल टिक करना है ना। अगर जो कि क्योंकि अगर आप सिस्टम में बीपी बनाते हैं, तो बीपी एज अ सप्लायर क्रिएट होता है, एक बीपी नंबर जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली अपना वेंडर नंबर भी जनरेट होता है। तो दोनों का नंबर रेंज अगर आपको चाहिए अगर सेम रखना है, तो उस केस में हमें टिक बॉक्स टिक करते हैं। और कभी कभी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्री रिक्विजिट टू हैव द सेम नंबर्स।
तो ये सेम नंबर्स आप तभी कर पाओगे जब आपने वेंडर का नंबर एक्सटर्नल रखा है। अगर आपने वेंडर का नंबर अगर एक्सटर्नल नहीं रखा है वाइट क्रिएट वो, तो आपको ये चेकबॉक्स आपको सिलेक्ट नहीं करने देगा सिस्टम। So that's why purposefully I kept that vendor account group number range as external. Save this. So this is the bare minimum required configuration. ये अभी मिनिमम जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो बीपी के लिए हमने किया। तो पहले एक 2-3 हम बीपी वगैरह कैसे बनाते हैं, हमारा नंबर रेंज भी करता है कि नहीं वो देखते हैं। उसके अलावा उसके होने के बाद अपन एडिशनल दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं, दैट आई विल टेल यू लेटर। So after we have created this one, we need to verify whatever the config of setup we have done, whether it update done correctly or not. So how we can do that one? हमने we need to BP, अगर हमने को अभी वेंडर बना के देखना है सप्लायर, तो हम एक BPT कोड रन करते हैं। BP हमारे पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप। तो जनरली हम क्रिएट एज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। एक कॉन्टैक्ट पर्सन वाला जो है, अभी टाइम मिला तो वो देखते हैं आज, नहीं तो वो कल देखेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन का लॉजिक क्या है, जैसे हम बीसीसी में करते हैं ना, तो अगर कोई वेंडर का कोई पीओसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिससे हम डील करते हैं, वो जनरली वेंडर के साइड से सेल्स वाला बंदा रहेगा। तो वो हमको क्रिएट करने के लिए हम एक कॉन्टैक्ट पर्सन करते हैं, और फिर एक ग्रुप रहता है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल को हमको अगर एज अ बीपी क्रिएट करना है तो हम ग्रुप करते हैं। या अगर कोई अपार्टमेंट में शेयरिंग करके लिव इन रिलेशनशिप है वैसा कुछ रह रहा है, अगर उसको बनाने के लिए हम एज अ ग्रुप क्रिएट करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली विल सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अभी ये आने के बाद यहाँ पे अब जैसे आप एक्स के 0 ऑन करते हैं ना, तो एक्स के 0 करने के बाद आपको वेंडर अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कौन से ग्रुप में आप वो बना रहे हैं। वैसे वैसे ही अभी बीपी बनाने के लिए आपका कौन सा ग्रुपिंग है, तो उसके लिए हमने बीपी ग्रुपिंग बनाया ना। अब हमने क्या बनाया, ZKR3 बनाया। हाँ देखो ये आ गया। अभी नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट द बीपी। गिव एनी नेम। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो 0 जो रोल रहता है ना, अभी यहाँ पे बीपी में सब चीजें जो होता है ना वो बीपी रोल से कंट्रोल होता है। तो अभी हम पहले जो 0 जो रोल है ना, यहाँ पे जनरल डाटा एंटर कर रहे हैं। जनरल डाटा यानी नेम, उसका स्ट्रीट, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, रीजन, स्टेट वगैरह, ये सारा चीज अपने को जनरल लेवल पे आता है। अभी इसको सर्च करने के लिए, यानी बाद में अपने को अगर रिपोर्ट देखना है, सर्च टर्म से देखना है कि हमने आज तक कितने सारे बीपी बनाए, तो सप्लायर बनाना है, उसके लिए हम सर्च टर्म यूज करते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ बीपी रोमन स्टार, एड्रेस देता हूँ स्ट्रीट, कंट्री IN, रीजन 30 महाराष्ट्र। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश। मिनिमम रिक्वायर्ड डेटा है। अभी यहाँ पे कुछ मैंडेटरी भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कंट्री वगैरह मैंडेट यहाँ पे ये, और मतलब स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये मेंटेन किया। ये डेटा एंटर करने के बाद अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेक एरर फ्री हो गए। मतलब यहाँ पे अगर कुछ डेटा है ना, कभी कभी बार ये लैंग्वेज फील्ड हमारा हम स्किप कर देते हैं, लैंग्वेज हम फिल नहीं किया ना, तो कभी अपने को एरर आता है। तो unless we resolve that errors, data won't be error free and the BP number isn't getting generated. Now you can see there are no errors are coming. So we can click here, save.
नाउ बीपी हैज गॉट क्रिएटेड। हमने जो 69 वाला इंटरवल दिया था है ना, तो वर्क कर गया। अभी जो बीपी बना है ना यहाँ पे 6900 करके आ गया, राइट। अभी हमने क्या बनाया, जस्ट जनरल डेटा बनाया। अभी हमने अभी तक हमने परचेसिंग डेटा या कंपनी कोड डेटा नहीं बनाया है। तो हम कैसे कलेक्ट करते हैं वो, तो उसके लिए अपने को ये चेंज मोड में होना चाहिए। अभी देखो, अगर अगर मैं यहाँ से आपने सिर्फ इतना डेटा ये कर दिया और यहाँ से आप बाहर चले गए है ना, मान लो आप बाहर चले गए, तो आप वापस से बीपी रन कर सकते हैं, बीपीटी कोड। अगर आपको नंबर पता है डायरेक्टली कॉपी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे मैंने सर्च टर्म वगैरह डाला था ना, यहाँ पे सर्च टर्म मैंने डाला था। सर्च टर्म मैंने क्या डाला था, BP01 डाला था मैंने, तो ये आ गया। या नंबर अगर देना है आपको, तो या सर्च टर्म की जगह आपको यहाँ पे सप्लायर नंबर, ये नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 वाला। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, इट विल गो टू इनटू डिटेल्स। अगर कोई भी डेटा अपने को अपडेट करना है, तो वी नीड टू बी इन द चेंज मोड, है ना। कोई भी अपडेट करने के लिए अपने को चेंज मोड में होना चाहिए। डिस्प्ले मोड में हम चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं। हाँ, तो पहली बार अभी कंपनी कोड डेटा अपने को मेंटेन करना है ना, तो कंपनी कोड डेटा मेंटेन करने के लिए हमको रोल से क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, FLVN01। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, या तो फिर मेरे डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा FLVN00। हाँ हाँ, अभी कंपनी कोड डेटा है, आपने एज सुन एज आपने ये रोल सिलेक्ट किया, तो आपको ऊपर पे देखा कि कंपनी कोड का टैब आ गया है ऊपर, है ना। तो अभी कंपनी कोड डेटा अपने को मेंटेन करना है, तो वी आर क्लिकिंग हियर कंपनी कोड। कंपनी कोड कौन सा है यहाँ पे उन्होंने यूज किया है, RML करके है, RML। यहाँ पे मैं वो पास करता हूँ, RML। हाँ, अभी आप ये चीज आपने ECC में भी देखी होंगे ना, जब वेंडर करते हैं तो रिकॉन अकाउंट अपना मैंडेटरी रहता है। क्या पर्पज है रिकॉन अकाउंट का, यानी व्हाट इज द टाइप ऑफ वेंडर, वो तो हम वेंडर अकाउंट ग्रुप से पता चलते हैं। लेकिन अगर हमारा डोमेस्टिक रहेगा, तो डोमेस्टिक के लिए एक रिकॉन अकाउंट रहेगा। कोई फॉरेन इम्पोर्ट वेंडर रहे, तो उसके लिए डिफरेंट रिकॉन अकाउंट रहेगा। यानी बाद में उसका इन्वॉइसिंग या कोई पोस्टिंग होगा ना, वो एक डिफरेंट GL में जाएगा, उसके लिए रिकॉन अकाउंट रहता है। ये कंपनी कोड लेवल पे मैंडेटरी रहता है। ये चीज क्या है, ये सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे मैंडेटरी है। ये करने के बाद यहाँ पे आप वापस से चेक कर सकते हैं, चेक data is error free। now save this one। हाँ, और इसमें एक ब्यूटी है कि मतलब अच्छी बात है, तो ये यहाँ पे देखो है ना, ये BP हो गया है ना, और इसका वेंडर नंबर भी जनरेट हो गया है। तो सिस्टम हमेशा सिस्टम विल क्रिएट द वेंडर नंबर ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने पर्पसफुली ये सेम रखा है। आप ये दूसरा डिफरेंट नंबर भी ये रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन आइडियली लोग सेम में करते हैं ना। और जनरली बिजनेस इज प्रिफरिंग टू हैव द एक्सटर्नल नंबर रेंज। जो अभी दिख रहा है ना आपको, हमने जो इंटरनल असाइन किया 69, तो क्लाइंट लोग जो है ना एक्सटर्नल प्रिफर करते हैं। क्या रीजन रह सकता है, अभी जैसे कि नॉर्मली आपको सिस्टम कन्वर्जन वाले प्रोजेक्ट ही मिलेंगे, लेकिन मतलब 15-15 20-20 साल से लोग यूज कर रहे हैं। तो वेंडर भी जो है एस्टेब्लिश वेंडर है, या फिर वो यूज टू है पर्टिकुलर इससे, है ना। तो सेम कोड जो वेंडर के जनरेट है, वो उनको कंटिन्यू करना है। तो वो तभी अच्छी होगा जब आप एक्सटर्नल करोगे, है ना। इंटरनल करोगे तो सिस्टम इंटरनली यूनिक नंबर जनरेट करेगा। So that's why the client is preferring to have the external number range for the BP। तो एक्सटर्नल में कैसा है, अगर हमारा एक्सटर्नल रहता है, तो हम BP क्रिएट करते वक्त यहाँ पे उसको नंबर देते हैं 6900002001 वैसा।
जैसा हम पीओ में करते हैं ना, पीओ के लिए अगर एक्सटर्नल नंबर है तो इन दैट वन, सो दैट्स व्हाई द क्लाइंट, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट इज प्रेफरिंग टू हैव द एक्सटर्नल नंबर रेंज फॉर द बीपी। अभी हमने कंपनी कोड डेटा मेंटेन किया। अब ये इसी से में अगर अपने हम एक कंपनी कोड से हम तो दूसरे कंपनी कोड में जाना है तो हमेशा हमको XK01 में वो रेफरेंस वगैरह देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अपने को एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अभी ये सेम की कोड में हम फटक से दूसरे कंपनी कोड का डेटा भी मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ पे कंपनी कोड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सॉरी डिस्प्ले मोड में हूँ मैं, टू बी इन द चेंज मोड, कंपनी कोड यहाँ पे फिर स्टैंडर्ड लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्रिएट है 1, यहाँ पे अडॉप्ट भी दूसरे कंपनी कोड का, यहाँ पे भी अपना है रिकॉर्ड अकाउंट मैंडेटरी, यानी ये जो रिकॉर्ड है। ठीक, अभी हमने क्या किया, एक कंपनी कोड का डेटा मेंटेन किया, अभी वो दूसरे कंपनी कोड के लिए भी कर रहे हैं, तो हम सेव। अभी हमने कंपनी कोड डेटा मेंटेन किया। कैसे सिलेक्ट किया? हमने रोल सिलेक्ट किया APLVN00। अभी अपने को अगर परचेसिंग डेटा मेंटेन करना है तो यहाँ पे अपने को रोल सिलेक्ट करना पड़ता है APLVN01। APLVN01, हाँ। कम आपने जैसे कई APLVN00 किया ऊपर, तो आपको कंपनी कोड का टैब आ गया है ना, वैसा ही हम आप APLVN01 करते हैं तो आपको ऊपर एक परचेसिंग का एक टैब आ जाता है ना, तो हम इस पे क्लिक करते हैं परचेसिंग। तो जैसे कंपनी कोड के लिए किया ना वैसा ही है। अभी यहाँ पे हमारे पीओ में क्या दिख रहा है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन RMPO, तो यहाँ पे मैं RMPO एंटर करता हूँ। ऑर्डर करेंसी जो है अपना वो मैंडेटरी है यहाँ पे। ऑर्डर करेंसी में अपना इंडियन है तो INR, इंडियन रुपीज। पेमेंट टर्म्स यहाँ पे मैंडेटरी किया है, जो हमने रेफरेंस लिया ना फील्ड सिलेक्शन, वहाँ पे वो मैंडेटरी, इसलिए अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ 0001। तो पेमेंट टर्म्स दोनों जगह रहता है ना, कंपनी कोड में भी रहता है और परचेसिंग में भी रहता है। दोनों अलग भी रह सकते हैं, मोस्टली सेम रहता है लेकिन अलग भी रह सकते हैं। तो कंपनी कोड में हमने देखा तो कंपनी कोड में वो मैंडेटरी चीज नहीं है, इसलिए हमने नहीं एंटर किया, लेकिन यहाँ पे वो मैंडेटरी, इसलिए हम मेंटेन कर रहे हैं। सेव दिस, चेक, सेव। हाँ, अभी सेम चीज हमने अभी दूसरे और को हमको मेंटेन करना है। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्रिएट करेंगे 0001 एंटर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, अगर आप डिस्प्ले मोड वगैरह अभी परचेज दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दो कंपनी कोड के लिए हमने डेटा मेंटेन किया है ना। अगर आपको अभी दूसरा लोल वगैरह सिलेक्ट करना है, अगर आप डिस्प्ले मोड में है तो डिस्प्ले मोड में कौन सा डेटा उसको ऑलरेडी मेंटेन है वो अपने को आ जाता है। तो यहाँ पे देखो APLVN00 कंपनी कोड, एक बार बनने के बाद अगर आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर कंपनी कोड के लिए हमने क्या डेटा मेंटेन किया है ना, उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं कंपनी कोड। तो कंपनी कोड में अभी ये 0001 ये किया है, लेकिन अगर आपको दूसरे कंपनी कोड का डेटा देखना है तो आप यहाँ पे कंपनी कोड करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और कौन सा सिलेक्ट करना है, RML सिलेक्ट करना है, आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो वो अडॉप्ट हो जाएगा। वैसे ही आप परचेजिंग का डेटा भी कर सकते हैं। APLVN01 परचेजिंग पे आप क्लिक करेंगे तो 0001 का डिस्प्ले हुआ। अगर आपको दूसरे का इसका डेटा देखना है आप स्विच कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे स्विच भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, स्विच ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये जनरल डेटा। तो
आपको देखना है ना कि जो बीपी बना है उसका वेंडर अकाउंट नंबर, ये तो बीपी नंबर है तो, लेकिन सिस्टम में कौन सा वेंडर अकाउंट नंबर जनरेट किया, तो उसके लिए आपको ये वेंडर जनरल डाटा टैब में आना पड़ेगा, ये वेंडर नंबर ऐसा है। और एक बार बनने के बाद अगर आपको देखना है ना, कि हम जैसे ईसीसी में है ना, हमने वेंडर बनाया, डायरेक्टली उस पर क्लिक करें तो अपने को अकाउंट ग्रुप पे पता चल जाता है कि वैसे ही अगर एक बार बीपी बनने के बाद अगर आपको देखना है ना कि इन विच ग्रुपिंग द पर्टिकुलर सप्लायर हैज बीन गॉट क्रिएटेड, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं एक्स्ट्रास मेनू बार से क्रिएट चेंज, तो हमको पता चल जाता है कौन से यूजर ने किया है और ये पर्टिकुलर बीपी जो है ना वो कौन से ग्रुपिंग में क्रिएट हुआ है, ZKR3, ऐसे हम बीपी का है। तो वापस से अभी आगे चल के अपने को एक दो वो सप्लायर और लगेंगे, इसके लिए मैं पटक से और एक नया बिजनेस पार्टनर बना देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या चेंज मोड में कंपनी कोड डेटा मेंटेन करना है, FLVN 00 कंपनी कोड टैब आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं थाने में फिर से दूसरे कंपनी कोड को मेंटेन करना है। कंपनी कोड में अंदर यहाँ पे सॉरी चेंज मोड में होना चाहिए। What we are maintaining? We are maintaining the company code data. Now let's try to create the purchasing data. Purchasing के लिए हम क्या करेंगे? FLVN 01 क्विकली टाइप करते हैं तो आ जाता है, फटक से टाइप करते हैं तो FLVN परचेजिंग का टैब आ गया ऊपर। यहाँ पे मैं लेता हूँ परचेज ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेव करता हूँ। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लेना है मुझे तो क्रिएट न्यू वन। यहाँ पे मैं करेंसी जो US का है तो यहाँ पे मैं करेंसी $, लेता हूँ। वैसा है। अभी वापस से अगर हम देखना है ये बन गया, अभी देखना है हमने को ना रिपोर्ट या कुछ देखना है कि हमने कितने बीपी बनाए, तो हम बीपी रन कर सकते हैं। बीपी कस्टम है, यहाँ पे आप ऐसा ये कर सकते हैं।
अभी टेबल लेवल पे अपडेट इसका अगर देखना है, टेबल लेवल पे तो व्हाट आर द टेबल्स, वेंडर के कौन से टेबल्स रहते हैं अपने, व्हाट आर द टेबल्स ऑफ वेंडर। LFA1, हाँ राइट, LFB1 and LFM1. हाँ क्योंकि आपने देखा होगा कि वेंडर पे यहाँ पे भी जनरेट होता है। अगर आपको ये देखना है कि वेंडर ये नंबर जनरेट हुए है कि नहीं, तो आप LFM1 ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये वेंडर के टेबल है ना, तो यहाँ पे आपको वेंडर नंबर पास करना है। हमारे केस में दोनों नंबर सेम है। अगर आपको वैसा अगर देखना है तो आपको वेंडर नंबर डिफरेंट रहेगा, तो आपको यहाँ पे वेंडर नंबर पास करना पड़ेगा, ना कि BP नंबर। यहाँ पे जनरल डेटा पे वेंडर नंबर भी हमारा दोनों सेम है। आप बाद में ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर रेंज। यहाँ पे जो है मेरा ये अपना जनरल डेटा का टेबल है, वैसे ही अपना कंपनी कोड का LFB1। तो है ना, ये टेबल का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि ये कंसल्टेंट है ना, टू बिकम कंसल्टेंट यू शुड आल्सो नो द टेबल्स। आगे चल के आपको काम में आएगा, इसलिए तो बोला। अभी हमने देखा ना कि sorry, this these two company codes we have maintained. So you can see here LFB1, now LFM1, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा के लिए LFMO। हमने कौन कौन से डेटा या कौन से कंपनी कोड या कौन से PR के लिए डेटा मेंटेन किया, वो करने के लिए हम ये देखते हैं। अभी जैसे कि ये BP का है, इसलिए यहाँ पे एक हमारे SQL सिस्टम में कुछ BP के एडिशनल टेबल्स है, वो भी अपडेट होते हैं। वो BUT वाले जो टेबल्स है वो इसके टेबल है, BUT BP के टेबल्स है। वेंडर वाले जो टेबल्स है LF वाले, वो वेंडर के टेबल है। एडिशनली ये BP में होता है, तो BP के टेबल्स है। BP अगर हम यहाँ पे पास करेंगे तो यहाँ पे एक जनरल डेटा ही अपने को मिलता है कि कौन से ग्रुपिंग में क्रिएट हुआ, क्या सिस्टम है। लेकिन कौन कौन से रोल अपने हमने उसको मेंटेन किया अदर देन जनरल डेटा, तो अगर अपने को पता चलना है तो उसके लिए हम BUT 100 टेबल है, BUT 100। देखो मतलब जनरल डेटा के अलावा हमने कौन सा रोल उसको मेंटेन किया है, वो अपने को दिखता है। लेकिन जैसे LF वाले जो टेबल्स है ना, वो डिटेल लेवल पे अपने को यहाँ पे उसका डिटेलिंग में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। अभी जैसे कि मेरे डेक में आपने देखा होगा कि एक लॉजिक है, हमको तो डायरेक्टली ये वेंडर, ये हमारा BP है और ये हमारा वेंडर है, डायरेक्टली इससे हमको पता चलता है। लेकिन कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचो आप, क्योंकि आपको BP नंबर पता है और आपको वेंडर नंबर फाइंड आउट करना है, या फिर आपको वेंडर नंबर पता है और BP फाइंड आउट करना है, तो एक टेबल लेवल पे हम कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, तो दैट आई विल टेल नाउ। हाँ, तो यहाँ पे उसका दो मेथड्स है ना, 2 स्टेप प्रोसेस है, 1 स्टेप प्रोसेस। हम जब देखते हैं ना, प्लान टू प्लान 301, 2 स्टेप 3035, वैसा ही है। पहला वाला जो लॉन्ग मेथड है, पहले वाला लॉन्ग मेथड में बताता हूँ पहले कि ये अपना एक हाँ BUT 100 BUT 000 टेबल है। यहाँ पे हमने पहले BP नंबर पास कर दिया, BP नंबर ये टेबल में हमने पास किया, तो हमको एक एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, एंटायर रो सिलेक्ट करेंगे, डिटेल पे जाएंगे, तो यहाँ पे एक यूनिक आईडी क्रिएट होता है। जब भी कोई सिस्टम में हम BP क्रिएट करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी जनरेट करता है, ग्राफिकल यूजर आइडेंटिफिकेशन, ग्राफिकल यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी हर इसके लिए यूनिक रहता है। तो हमने यहाँ पे मैं कॉपी किया, Ctrl+Y किया, Ctrl+C,
और ये टेबल पे पास करता हूँ। कौन सा टेबल है? CVI_when_link। यहाँ पे मैंने पास कर दिया। हाँ, तो आपको ये बीपी नंबर पता चल रहा है। मतलब ये ऐसा भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब आगे चल के जैसे ना आप जैसे प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको एक एपीएस वगैरह बनाना पड़ता है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। तो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में अब आपको लिखते हैं, लेकिन ऐसे हवा में बात नहीं करते ना, मतलब ऐसे हमको डॉक्यूमेंट में बनाना पड़ता है। तो उसमें हम यहाँ पे ये अपडेट करते हैं कि गो टू दिस टेबल, पास दिस फील्ड। तो वैसा वो लेवल पे भी अपना नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं बताया। ये तो 2 स्टेप मेथड है। इसमें हमने क्या किया कि हम पहले BUT 000 टेबल में गए, वहाँ पे हमने बीपी नंबर पास किया, वहाँ पे हमने जियो गुइड लिया, वो गुइड हमने ये टेबल में पास किया, हमको वेंडर नंबर पता चल रहा है। लेकिन ये 2 स्टेप है, लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड अगर आपको करना है तो उसके लिए इसका टेबल है अपना IBP सप्लायर करके। एक IBP सप्लायर है। IBP सप्लायर में अगर हम यहाँ पे बीपी नंबर अगर पास करते हैं, बीपी नंबर पास करते हैं तो आपको वेंडर नंबर मिल जाता है, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं आप। अगर आपको वेंडर नंबर पता है आप, तो आप यहाँ में वेंडर नंबर दे सकते हैं और बीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल लेवल पे अपडेट इसको बोलेंगे कि कैसे डेटा क्या होता है अपडेट। तो इस पे कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो जरूरी आप इसका ट्राई करोगे अगर आपको एक्सेस आया है तो इम्पोर्टेंट। बाकी बाकी कुछ कुछ टॉपिक जो है ना, वो कुछ रीजंस वन हम सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, कुछ डिपेंडेंसी वगैरह है। लेकिन इसका कुछ ये नहीं है, आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। कोई इश्यूज आता है तो आई विल बी देयर। एक कॉन्टैक्ट पर्सन का एक बचा है, हम देखते हैं कल। उसके अलावा भी देखो, और इसमें क्या कर सकते हैं कि ये है ना, हम ब्लॉक के लिए ब्लॉक या डिलीट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, SK06 00605 MK005। तो वो सारा चीज अपने को यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली अगर आप जाते हैं इसमें, अगर हमें जनरल डेटा में अगर हूँ, यहाँ पे जनरल डेटा पे अगर हूँ, जनरल डेटा में स्टेटस करके, तो आपने पहले तो ये अभी एक्सपीरियंस किया कि एक की कोड में ये है, हम बहुत in the BPT code itself we can able to extend the particular BP to multiple purchase organization, multiple company codes। यहाँ पे जो XK0506 वगैरह है वो भी अपने को जरूरी नहीं है। यहाँ पे ही आपको जनरल डेटा में अगर आपको उसको सेंट्रली ब्लॉक लगाना है तो आप उसको लगा सकते हैं सेंट्रली ब्लॉक। या फिर ये तो जनरल लेवल पे है। अगर आप कंपनी कोड डेटा में जाते हैं, कंपनी कोड के डेटा में जाने के बाद भी यहाँ पे भी स्टेटस है। आप सारे कंपनी कोड को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड कंपनी कोड को ब्लॉक कर सकते हैं। और मतलब परचेजिंग डेटा, परचेजिंग में भी ये कर सकते हैं। परचेजिंग में आप गए तो परचेजिंग में भी आप एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ब्लॉक कर सकते हैं। सर ये वेंडर XK03 पे भी डिस्प्ले होगा? सॉरी, ये वेंडर हम लोग जब बनाया है XK03 पे भी डिस्प्ले होगा? XK03 डिस्प्ले नहीं होगा? क्या बोल रहे हो, समझा नहीं। हेलो, समझा नहीं मैं क्या। हेलो, हम लोग ने अभी जो वेंडर बनाया है हाँ बनाया है, हाँ उसका क्या है? XK03 टी कोड में भी डिस्प्ले होगा?
हाँ वो अपने को बीपी की तरफ रिडायरेक्ट करेगा, दिखाता हूँ मैं। क्योंकि वो सारे टिकट्स अपने ऑब्सोलेट हुए हैं ना। अगर आप एक्स के 03 करते हैं, यहाँ पे तो अपने को देख रहे हो ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हाँ अब ये मैं सिलेक्ट ऑल डेटा करता हूँ। हम्म, आपको नीचे मैसेज आता है कि ये ऑब्सोलेट हुआ है, तो अपने को बीपी की तरफ रिडायरेक्ट करके लेकर जाता है। हाँ, हाँ। और यहाँ पे एडिशनल चीजें अभी है ना, कभी कभी अपने को ये पता नहीं होता, जैसे हमारे लास्ट इसमें था कि कोई कोई जो यूजर है ना उनको पता नहीं चलता रहा था कि ये एप्पल VN01 क्या है, एप्पल VN000। इसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करना है, आप ये भी चेंज कर सकते हैं इसमें SPRO में। बिजनेस पार्टनर रोल्स, डिफाइन बीपी रोल्स। हाँ, यहाँ पे अगर मैं डबल, ये तो है ना, स्टैंडर्ड में दिया रहता है, स्टैंडर्ड ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नया रोल वगैरह बनाना है, तो आप नया रोल भी बना सकते हैं इसमें। एफआई वेंडर, मैं एक शॉर्ट में करता हूँ यहाँ पे एफआई वेंडर। तो फील्ड सिलेक्शन का भी हम बीपी ग्रुपिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो हम वेंडर अकाउंट ग्रुप पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीपी ग्रुपिंग हमने जो बनाया है, दैट वी हैव लिंक विथ आवर वेंडर अकाउंट ग्रुप। अभी अगर ये देखो है ना, हमने क्या किया, इसका एफआई वेंडर है ना, कैपिटल था वेंडर का डिस्क्रिप्शन, वो मैंने सिर्फ वी कैपिटल रखा। लेकिन अगर हम बीपी में अगर जाते हैं पर वापिस, देखो ये डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया ना, स्मॉल, मतलब ये क्योंकि एफआई वेंडर, परचेसिंग वेंडर ऐसा था, तो वो यूजर ने अपने को बोला कि आप चेंज करो कि हमको पता नहीं चलता। तो आप उसको सिंप्लीफाई ये भी कर सकते हैं, परचेसिंग वेंडर यानी वेंडर, का डाटा, पी और का डाटा, फाइनेंस। तो ये आपके हिसाब से आप SPRO में कंट्रोल कर सकते हैं। नया आपको बीपी रोल बनाना रहेगा तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। और पार्टनर डिटर्मिनेशन वाला जो है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, सेम वे वी आर क्रिएटिंग। अच्छा, हाँ मैंने मैसेज देखा नहीं, अगर आप बोलते तो मैं कर देता यहाँ पे। हाँ, हाँ। Yes. तो अभी इसमें L20 हाँ, L20 लिखा है ना, L20 आया L20। मेरे को लग रहा है वो डक्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं हम। कल कंटिन्यू कल कंटिन्यू करते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन का बच्चा है थोड़ा, तो कॉन्टैक्ट पर्सन, हाउ वी आर क्रिएटिंग द कॉन्टैक्ट पर्सन एंड mass updating of PP vendor, all that we will see tomorrow। तो सर ये हम लोग बीपी और वेंडर दोनों बनाएंगे कि किसी एक को बना के काम चलेगा? नहीं नहीं, दोनों बनाने पड़ते हैं। अभी S4 में है ना, सिर्फ आप वेंडर का के छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि BPA मैंडेटरी चेंज है, तो आपको दोनों चीज करना ही होगा। मैंडेटरी चेंज है। यस्टरडे अभी आप जो ज्वाइन हुए उनको मतलब आज ज्यादा लोग दिख रहे हैं, तो अगर कोई आपका मतलब किसी को मेल अगर नहीं आया होगा कल का, आप आपका ईमेल आईडी चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं, क्योंकि कल मुझे देखा था कुछ 29 या 30 लोग थे, लेकिन आज ऑलमोस्ट, या फिर कोई
ज़्यादा भी मतलब सेम लिंक से मतलब बार बार उसकी वजह से मुझे शायद नंबर दिख रहा होगा। और अगर आप व्हाट्सएप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है क्या, मतलब मैं डॉक्यूमेंट आई कैन आई शेयर ऑन द व्हाट्सएप इफ एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes. You can share. सर मुझे भी नहीं आया कल का मेल, मैं मेल आईडी दी। सर आपने कल मेल भेजा था क्या? अच्छा आप आपका टाइप कर दो ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने पूछा था कल जिन्होंने दिया था उनका, तो मैंने लुक किया था। अगर कोई मिसिंग है तो आप चैट विंडो में करो, मेल में बाद में भेजूंगा, मतलब 11 बजे। अभी मुझे बाहर जाना है तो संकेत का आ गया है, मुझे संकेत होंगे आप टाइप करें। अभी जिस कल का है, कल का तो मैं बाद में दूंगा। कल सर जिसने कल भेजा वो रिपीट नहीं भेजना है ना? नहीं इधर ये ना ये सब हाँ कल वाला इंक्लूड कर लूंगा मैं। ये हाँ बाकी इसका देखना है L201। सर आपने कल मेल भेजा था क्या? हाँ मेल भेजा था ना मैंने। नहीं सर, तो आया नहीं हमको। क्या आया नहीं मेल? मेल बोले नहीं तो आया। मिला है अभी मेरा स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है ना, तो आपके मेल है। कल मैं एक ये नहीं। पूछा ना इससे पहले